से ऐसे बॉडी के साइंस है जो हमारे बताते हैं कि हमारा लिवर अब धीरे धीरे खराब हो रहा है? आंखें पीली है या यूरिन का कलर डार्क येलो या डार्क ब्राउन कलर आ रहा है, पैर में या पेट में सूजन आई हुई है। आज के समय में ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि लिवर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है? एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसका मतलब अल्कोहल के सेवन से लिवर का डैमेज हो रहा है, और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसमें अल्कोहल का सेवन नहीं होता है, उसमें दूसरे फैक्टर्स प्ले करते हैं। लिमिटेड मात्रा में शराब पीना ठीक होता है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए? कंसल्टिंग रूम से बाहर निकलने के पहले वो ये सवाल जरूर पूछते हैं। जैसे किसी इंसान ने 10 से 15 साल तक लगातार शराब पी है, 10 से 15 साल के बाद उसने शराब पीनी छोड़ दी, तो क्या ऐसा है कि अब उसे लिवर की कोई बीमारी नहीं होगी? ये बिल्कुल ऐसे है। इसका सर भूख से भी कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, जिस भी पेशेंट का लिवर डैमेज हो रहा है उनकी भूख कम होती है। लेट्स सपोज अगर उन्हें डायबिटीज है या उनका हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका, तो अगर इन्हें लिवर से जुड़ी कोई परेशानी हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। क्या एक बार अगर रिवर्स हो गया तो वो वापस से आने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल रिवर्स होने के बाद वो दोबारा से आ सकता है। कुछ ऐसे 5 सुपर फूड्स आप बताना चाहें जो हमारे लिवर के लिए एकदम वरदान है? अगर हम वॉलनट की बात करें तो हम उसका सेवन कर सकते हैं, और फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। किस मात्रा में हमें कॉफी पीनी चाहिए? देखो 1 या 2 कप कॉफी लेने से कोई हानि नहीं है। बहुत सारे लड़कों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है कि आजकल उनका चेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, जैसे आई थिंक हम मेन बूब्स कहते हैं। हाँ। क्या इसका लिवर से कोई इंटर रिलेशन है? पेशेंट तो ऑलरेडी ओबेज है, साथ में उनने फैटी लिवर डिसीज भी हो गया, और साथ में उसी के वजह से उनको लिवर सिरोसिस या लिवर फेल्यूर भी डेवलप हो गया। हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो दिन रात बिना किसी शोर शराबे के हमारे शरीर की रक्षा करते रहता है, जिसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं, उसका ख्याल नहीं रख पाते। हम बात कर रहे हैं लिवर की। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में चलकर पता चलता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो आज लिवर हेल्थ से जुड़ी तमाम बातें करेंगे हमारे एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में, जिसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर भूषण प्रभाकर सर। आपका हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। इस पॉडकास्ट के जरिए हम लिवर हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं लिवर से जुड़े, तो उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अगर हम लिवर की जैसे ही बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी में साइंस दिखते तो हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। ऐसे कौन से ऐसे बॉडी के साइंस है जो हमारे बताते हैं कि हमारा लिवर अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखो, लिवर खराब होना मतलब किस तरह से खराब हो रहा है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है फैटी लिवर, जो जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है, लेकिन उसके ग्रेड्स होते हैं, सिविरिटीज़ होती है, लाइक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और अगर लिवर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसे हम सिरोसिस या लिवर फेल्यूर कहते हैं। तो अगर फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो वो बहुत कॉमनली देखा जाता है, और अगर सिम्टम्स या साइंस की हम बात करें तो अ, थकावट रहना, जिसे हम फटीग कहते हैं, हल्का सा राइट साइड पे जहाँ पे हमारा लिवर पेट के अंदर लोकेटेड है वहाँ पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होना, ये आमतौर पे देखा जाता है। लेकिन जब लिवर सिरोसिस कहते हैं, जो लिवर एक्चुअली में डैमेज होता है, उसके क्या साइंस है? जॉन्डिस यानी कि पीलिया होना, पेट में पानी आना, पैरों में सूजन आना, कई बार मेंटल कंफ्यूजन आना, ये सारी अगर सिम्टम्स या आप में अगर देखे जाते हैं पेशेंट्स में, तो हम वो आइडेंटिफाई करने के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सर, जैसे हमने बात भी की कि लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो आप डॉक्टर प्लीज बताइए कि लिवर हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शन करता है? लिवर लिवर हमारे शरीर की फैक्ट्री है, और उसके कई सारे फंक्शंस है। सिंथेटिक फंक्शन है, और डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है, इम्यूनिटी का फंक्शन है। अगर सिंथेटिक फंक्शन की हम बात करें तो प्रोटीन, अल्बुमिन जो हम कहते हैं, वो लिवर में बनता है। कई सारी विटामिन्स जो है वो लिवर में बनती है। प्लेटलेट को बनाने वाला हार्मोन जो है, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा बना के रखता है, वो भी लिवर में बनता है। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो देखो ऐसे है कि
जो भी हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसिंग होती है वो अल्टीमेटली लीवर में जाती है और वहां से ही वो डिटॉक्सिफिकेशन होके जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में रिलीज होते हैं, कुछ बाइल में आते हैं, कुछ ब्लड में जाते हैं और वो किडनी से निकल जाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये एक तरह का फिल्टर है जो, फिल्टर है, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे शरीर फिल्टर है। में जो गंदगी है उसे निकालता है। बिल्कुल, और इम्यूनिटी इम्यूनिटी का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो होस्ट इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसमें भी लीवर हमारा काफी तरह से मदद सक्रिय करता है। होता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या डॉक्टर एक और चीज़ बताइएगा कि लिवर की प्रॉब्लम आजकल इतनी ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है। आई थिंक जब भी किसी से बात की जाती है तो उन्हें कुछ या तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि उन्हें लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, या फिर उन्हें प्रॉब्लम ही होती है लिवर से जुड़ी कोई भी बीमारी। क्यों ऐसा हो रहा है? आज के समय में ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि लिवर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? दो कारण हैं। सबसे पहले तो हम अल्कोहल की तरफ जाते हैं। अल्कोहल का सेवन बढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराने ज़माने में अल्कोहल का सेवन नहीं होता था, बट यंगर जनरेशन नाउअडेज़ ऐसे है कि अल्कोहल की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन है। बहुत कम उम्र में वो शराब का ज़्यादा सेवन शुरू कर देते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी जो दिनचर्या जो है, लाइफ़स्टाइल जो है, डाइटरी फैक्टर्स और लाइफ़स्टाइल, वो हमारी पूरी तरह से सेडेंटरी हो गई है। एक्सरसाइज कम हो गई है। जो खाने-पीने का सेवन है, उसमें जैसे हमारा जंक फूड आप कह लो, या जिसमें ट्रांस फैट है, प्रोसेस्ड फूड है, उनका सेवन बहुत बढ़ गया है। कोल्ड ड्रिंक्स आप एक कोई भी एक सिंपल एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, उसमें कई मात्रा में शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सब हमारे बॉडी में और लीवर पे काफी नुकसानदायक असर करता है। डॉक्टर आपने बात की कि शराब से रिलेटेड, हम्म। कि शराब पीने की वजह से लिवर की बीमारियां हम्म। ज्यादा बढ़ रही है। लिवर की बीमारियों का नाम सुनते ही लोगों के मन में यही आती है चीज कि ज्यादा शराब पीने की वजह से ही लिवर की बीमारी हो सकती है। तो क्या सिर्फ शराब ही एक फैक्टर है, या लाइफस्टाइल के अलावा भी और चीजें हैं जो लिवर की बीमारियों को अफेक्ट करती है, जिससे इसका खतरा बढ़ता है? देखो, शराब ऐसे है कि शराब एक मेजर फैक्टर है, बट ऐसे नहीं है कि शराब इज द ओनली फैक्टर। कई सारे अदर फैक्टर्स है जो है लीवर को डैमेज करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और जंक फूड का अधिक मात्रा में सेवन होना। दूसरे इन्फेक्शंस भी है लीवर के जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, जिसे हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं या हेपेटाइटिस सी कहते हैं। ये जो इन्फेक्शंस है जो लीवर पे असर करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, ये भी उन्हीं कारणों में से है जो अल्कोहल छोड़ के, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं, और जो लीवर को डैमेज करते हैं। सो बेसिकली लीवर का डैमेज दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसका मतलब अल्कोहल के सेवन से लीवर का डैमेज हो रहा है, और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसमें अल्कोहल का सेवन नहीं होता है, उसमें दूसरे फैक्टर्स प्ले करते हैं। जैसे एक बार और डिफाइन कर दीजिए कौन कौन से? जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जिसे हम अभी रिसेंटली नया नाम दिया जा रहा है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसफंक्शन कहा जाता है उसको। दूसरा, जंक फूड का सेवन। ओके। थर्ड, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होना, जिससे लिवर का डैमेज होता है, और लिवर फेल्यूर या लिवर सिरोसिस हम जो कहते हैं वो आता है। तो ये मेन रीजंस हैं हाँ, जो नॉन अल्कोहलिक नॉन फैटी लिवर अल्कोहलिक, डिजीज के। यस यस। एक और चीज है डॉक्टर कि बहुत सारे लड़कों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है कि आजकल उनका चेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, जैसे आई थिंक हम मेन बूब्स मूव्स कहते हाँ हैं। हाँ हाँ। क्या इसका लिवर से कोई इंटर रिलेशन है? यस। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि अगर मेल ब्रेस्ट अगर प्रोमिनेंट हो रहे तो वो लीवर फेल्यूर से ही हो रहे, ये कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट हाँ, जिन लोग पेशेंट्स का लीवर डैमेज है या लीवर सिरोसिस है और उसके वजह से उनको लीवर फेल्यूर हो रहा है, उनमें जो मेल है उनमें जो ब्रेस्ट है उनमें स्वेलिंग आती है, और इट इज अ साइन ऑफ लीवर फेल्यूर। ओके, तो या इसको कैसे कम कर सकते हैं? क्या या रिवर्सिबल है या नहीं है? नहीं, बाय द टाइम हम्म। जब मेल ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है लीवर फेल्यूर के कारण, तब तक जो लीवर का डैमेज होता है वो परमानेंट
हो चुका होता हो है। चुका होता है। Yes. तो मतलब अगर किसी के ब्रेस्ट का साइज़ आदमियों के ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है, उन्हें हम्म समझ में आ चुका है कि हाँ, उनके लिवर में खराबी हो रही है, हम्म उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए और क्या शुरू कर देना चाहिए? देखो, ऐसे है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होगा कि अगर वो ऐसे नोटिस करते हैं तो उन्होंने उनके जो फिजिशियन है या लीवर के जो उनके डॉक्टर्स है उनसे उन्होंने कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल ब्रेस्ट की स्वेलिंग जो है ये तभी आती है लीवर के कारण, जब लीवर सिरोसिस या लीवर फेल्योर हुआ होता है, तो दैट इज अ साइन। सो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी होती है, बट बाय द टाइम ब्रेस्ट में स्वेलिंग आती है, लीवर का काफी डैमेज हो चुका होता है। उसके साथ क्या-क्या और लक्षण दिखाई देते हैं? उसके साथ जैसे मैंने शुरू में ही कहा, पीलिया यानी कि जॉन्डिस। दूसरा, पेट में पानी होना, मतलब पेट काफी फूला हुआ दिखता है और ये पेशेंट्स कहते हैं कि सर मेरा पेट काफी फूला हुआ है, और उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दूसरा, पैरों में सूजन आना, और कई पेशेंट से हल्के से उनमें मेंटल कंफ्यूजन होता है, जिसे हम एन्केफेलोपैथी कहते हैं। मतलब वो ढंग से चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होता है। तो तो ओके, ये सारे तो ये मतलब एक रीज़न हो सकता हो है सकता है। इसकी वजह से। खर्राटों से भी डॉक्टर इंटरलिंक करके देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, क्या उन्हें लिवर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। खर्राटे यानी कि स्नोरिंग, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं हमारे मेडिकल साइंस में, उसके कई सारे रीज़न होते हैं, और सबसे कॉमन रीज़न तो यही है कि मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। और जो हाई बीएमआई वाले जो पेशेंट्स होते हैं या जनरल पॉपुलेशन है, उनमें ओबेसिटी के कारण खर्राटे यानी कि स्नोरिंग आती है। और ऐसे भी कई सारे पेशेंट हैं जिनमें मोटापा नहीं होने के बावजूद उनमें खर्राटे होते हैं, बट लीवर के कारण खर्राटे आ रहे ये कहना सही नहीं होगा। बट चांसेस हैं, इससे अ, हो सकता है? नहीं, नहीं है, चांसेस नहीं है। ठीक है। ओके। मतलब अगर मोटापे के कारण अगर लीवर डैमेज हो रहा है, जैसे हम कह रहे हुँ, फैटी लीवर डिसीज, अगर फैटी लीवर डिसीज अगर सही समय पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई और वो लीवर सिरोसिस में चला गया, तो पेशेंट तो ऑलरेडी ओबेज है, साथ में उनने फैटी लीवर डिसीज भी हो गया, और साथ में उसके उसी के वजह से उनको लीवर सिरोसिस या लीवर फेल्यूर भी डेवलप हो गया। तो उसी पेशेंट में सेम कारण के वजह से खर्राटे भी हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर, एक और चीज़ है, शराब की बात की आपने, हम्म तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। हम हम्म प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं शराब, हम्म लेकिन अगर दिन में कितनी लिमिटेड मात्रा में शराब पीना ठीक होता है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए? देखो, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, और हमारे पेशेंट जनरली मेल पूछते हैं। पेशेंट्स, हाँ, वो हमेशा पूछते हैं। मतलब वो निकलते निकलते एक कंसल्टिंग रूम से बाहर निकलने के पहले वो ये सवाल जरूर पूछते हैं। कि कितना लिटिल-लिटिल ले हाँ, सकते हैं? बट मैं उनको सबको यही सुझाव देता हूँ कि देखो, एज अ डॉक्टर मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भाई इतनी अमाउंट आपके लिए सेफ है। शराब कितनी ही मात्रा में आप लेने की कोशिश करो, वो हमेशा डैमेजिंग ही होती है। तो मैं कभी लिमिट सेट नहीं करना चाहूंगा कि हाँ जी, आपने जैसे रिसर्च में पाया गया है कि भाई 200 ग्राम अगर पर वीक का सेवन हो तो उसका डैमेज इतना नहीं देखा जाएगा, ये मेल्स में। और अगर फीमेल्स में आप देखने को जाओगे तो 140 ग्राम्स पर वीक। ओके, बट ऐसे नहीं होता है। शराब की जो शुरुआत है वो छोटे अमाउंट से शुरू होती है, और वो कब धीरे धीरे आपके सेवन जो है अमाउंट बढ़ जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और एज अ डॉक्टर मैं कभी ये नहीं कहना चाहूंगा कि हाँ ये इतनी अमाउंट है, इतनी कम आप मात्रा में या एक पेग ले लो या दो पेग ले लो हफ्ते में तो आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल, ओके, मतलब आप इसे छोड़ दें वो शराब ज़्यादा बेटर है। हानिकारक है और वो हमेशा से रहेगी।
करेक्ट। हम्म, डॉक्टर, एक और चीज़ है कि जैसे ही हम शराब की बात करते हैं तो उसके पीने की वजह से बहुत सारी मतलब चीज़ें तो होती ही हैं, साथ ही फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है हम्म, जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हम्म, तो लोगों को लगता है कि हम शराब पीना छोड़ देंगे तो हमें लिवर की आगे चलकर कोई बीमारी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, जैसे किसी इंसान ने 10 से 15 साल तक लगातार शराब पी है, हम्म, 10 से 15 साल के बाद उसने शराब पीनी छोड़ दी, हम्म। तो क्या ऐसा है कि अब उसे लिवर की कोई बीमारी नहीं होगी? ये बिल्कुल ऐसे है, अच्छा। क्योंकि लीवर एक ऐसे ऑर्गन है कि जो उसके डैमेज सेल्स जो है वो तो मतलब जब लीवर हील होता है तो स्कारिंग होती है और उसके वजह से फाइब्रोसिस होता है, बट लीवर इज द ओनली ऑर्गन जो रीजनरेट होता है। अच्छा। तो अगर कोई भी जनरल पॉपुलेशन में से आप इंसान ले लीजिए या पेशेंट ले लीजिए, अगर वो अल्कोहल का सेवन उन्होंने कई साल तक किया है लेकिन अगर उनके लीवर में चेंजेस नहीं आए हैं, ओके, और वो अल्कोहल का सेवन अगर बंद कर देते हैं तो उनका लीवर बिल्कुल रिकवर हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सबको समझना होगा कि अगर डैमेजिंग इफेक्ट्स जो हम कहते हैं लीवर फंक्शन में, स्ट्रक्चरल यानी कि जो लीवर का जो स्ट्रक्चर है उस पे, या फंक्शनल यानी कि जो लीवर का जो फंक्शन है उस पे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसे हम लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या लीवर फेल्यूर कहते हैं, तो फिर अल्कोहल छोड़ने के बावजूद जो डैमेज है वो हो चुका है। फिर आपको तो कोई नहीं बस बचा इतना सकता। है कि अगर वो उस स्टेज पे भी वो अल्कोहल छोड़ते हैं तो उनका जो कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में उनको डेवलप होने वाले हैं उनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। बट ऐसे है कि अगर डैमेज होने के पहले अगर वो छोड़ते हैं तो लीवर पूरी तरह से रिकवर हो सकता है, और डैमेज होने के बाद अगर वो छोड़ते हैं तो वो इरिवर्सिबल स्टेज में जा चुके जा हैं। चुका है, ओके। फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। हाँ। ओके, मतलब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। अगर एक हम्म, बार डैमेज हो गया तो वापस से उसको रिवर्स करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बहुत ही इससे बेटर है कि कॉम्प्लिकेशन। आप छोड़ ही दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सर यहाँ पर जैसे ट्रीटमेंट्स वगैरह की भी बात की, तो यहाँ पर टेस्ट की बात कर लेते हैं हम्म, कि अगर किसी को अपनी बॉडी में साइंस दिख रहे हैं कि हम्म, उनका लिवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जैसे हम्म, आपने कुछ कुछ सिम्टम्स बताए, हम्म। तो कौन से ऐसे टेस्ट है जो हमें तुरंत जा करके डॉक्टर के पास करा लेने चाहिए अपने लिवर के लिए? अच्छा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करे। और जब हम टेस्ट की बात करें तो देर आर वेरी, मतलब 2 या 3 बहुत ही सिंपल कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है अवेलेबल। सबसे इम्पोर्टेंट तो है लीवर फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड की होती है, जिसमें हम लीवर के एंजाइम्स को नापते हैं। उससे हमें पता चलता है कि लीवर पे डैमेज आया हुआ है या नहीं है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि लीवर को डैमेज आया हुआ है या नहीं है, फैटी लीवर के क्या ग्रेड्स है, डैमेज की वजह से पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है या नहीं हुआ है, जो लीवर है उसमें सूजन कितनी है, या डैमेज की वजह से लीवर जो हम सिरोसिस की वजह से सिकुड़ गया है, लीवर के वजह से स्प्लीन यानी कि तिल्ली पे कोई असर आया हुआ है कि नहीं, ये सब अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है। और थर्ड कॉमनली हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जो किया जाता है वो है फाइब्रोस्कैन, जो ओपीडी बेसिस पे होता है, वो अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है। उससे हम लीवर के अंदर का फैट एग्जैक्ट अमाउंट में नापते हैं और उसके जो डैमेजिंग इफेक्ट्स है वो भी हमें फाइब्रोस्कैन में पता चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर टेस्ट हैं जो हाँ, हमें करा लेने चाहिए अगर लग रहा बिल्कुल, है कि लिवर बिल्कुल, खराब हो रहा है तो। बिल्कुल, और बिल्कुल। सर, अगर कोई ये टेस्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, इफ इन हुँ, केस हुँ, कोई अगर सपोज कोई गाँव में बैठा हुआ इंसान है, जिसे हुँ। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन-सा टेस्ट कराने जाऊँ, क्या घर पर ऐसे कोई टेस्ट है जिसे हम करके पता कर सकते हैं कि हाँ, लिवर सही नहीं है? ये घर पे तो देखो ऐसे है कि टेस्ट में नहीं कहूँगा कि ये टेस्ट करके, बट जो हमने कहा कि क्या साइन्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ जी, हम इनका लिवर डैमेज है, वही कहा मैंने पीलिया, हुँ। यानी कि आँखें पीली है, या यूरिन का कलर डार्क येलो या डार्क ब्राउन कलर आ रहा है, पैर पैर में या पेट में सूजन आई हुई है। ये जो साइन्स है उससे उनको पता चल सकता है कि उनका लिवर डैमेज्ड है इसका करके। सर भूख से भी कोई रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल। जिस भी पेशेंट का लिवर डैमेज हो रहा है, उनकी भूख कम होती है, जिसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। लिवर की वजह से जब पीलिया होने लगता है, या जिसे हम जॉन्डिस या पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है,
जो लीवर हमारी बेसिकली ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, जितना भी हम खाना खाते हैं वो एक बड़ी नस के थ्रू लीवर की तरफ जाता है। हम जो कहते हैं कि डाइजेस्ट हो गया मतलब लीवर उसे प्रोसेस करता है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली माइंड पे भी इफेक्ट आता है, तो खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। है। जैसे आपने कहा ना कि हाँ, भूख पर असर पड़ता है, तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पहले उनकी भूख सही थी, हुँ, लेकिन अब उनको भूख लगना एकदम से बंद हो कम गया हो है गया है। और जब वो खाते नहीं है क्योंकि उनको हुँ, भूख ही नहीं लग रही है, तो उनके पेट में गैस बनने लगता है और फिर हुँ, उससे दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक साइन है कि अगर आपका लिवर खराब है तो भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसी और बीमारियाँ होती हैं जो हुँ, पहले से ही पेशेंट्स को है। लेट्स सपोज़ अगर उन्हें डायबिटीज़ है या हुँ, उनका हाई ब्लड प्रेशर है या हुँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हुँ, उनका, हुँ। तो अगर इन्हें लिवर से जुड़ी कोई परेशानी हो जाए तो केस कितना वर्स हो सकता है? देखो ऐसा है कि जो डायबिटीज़ आप ले लीजिए या हाई बीपी कहने कर लीजिए, जब भी ये बीमारियाँ होती है जैसे शुगर जो है वो बॉडी के हर ऑर्गन पे अफ़ेक्ट कर रही होती है, वैसे ही वो लीवर पे भी अफ़ेक्ट करती है। जब बीपी हाई होता है तब जैसे वो हार्ट पे अफ़ेक्ट करता है, वैसे ब्रेन पे भी अफ़ेक्ट करता है, आँखों पे, किडनी पे, वैसे लीवर पे भी अफ़ेक्ट करता है। तो मानो ना मानो जब भी ये लीवर के साथ और बीमारियाँ भी जुड़ी हुई रहती है, तो कॉम्प्लिकेशंस के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं और जो रिकवरी है उसमें भी समय लगता है और ओवरऑल जो पेशेंट का जो रिकवरी है उसमें टाइम लगता टाइम है। लगता है। हुँ, रिकवरी की बात करें सर तो ट्रीटमेंट पर भी आ जाते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर प्लीज़ आप ये बताइए कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का अलग-अलग बीमारियों के हिसाब से और क्या कॉम्प्लिकेशंस कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं ट्रीटमेंट्स के भी? देखो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लिवर एक होता है रिवर्सिबल जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं और एक होता है लिवर सिरोसिस। जब फैटी लिवर होता है वो रिवर्सिबल होता है और उसकी अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो हमें मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट करनी होती है। मतलब हमें एक एक ही समय पे कई सारे वो पॉइंट्स पे असर करना होता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि ड्रग्स, यही एक ओनली तरीका नहीं है, एक और भी तरीके हैं जैसे कि मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज़ करना, वेट रिड्यूस करना, वेट रिडक्शन इज़ जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा पाया गया है फैटी लिवर डिसीज़ की जो ट्रीटमेंट हम कहते हैं उसमें। डाइट कंट्रोल जैसे हमें जो हमारा खाना है उसमें ऑयली खाना या शुगर इंटेक हमें कम रखना है और जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बिल्कुल ऐसे मेडिसिन्स अवेलेबल है जो फैटी लिवर पे अगर सही समय पे हम शुरू करते हैं तो फैटी लिवर रिवर्स हो रिवर्स हो सकता है। और जब हम सिरोसिस की बात करें तो जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो जनरली सपोर्टिव होती है क्योंकि लिवर का डैमेज मैंने जैसे ही आपको शुरू में ही बता दिया ऑलरेडी हो चुका हुँ। है। तो अगर कई सारे पेशेंट हमें पूछते हैं कि सर अभी सिरोसिस हो गया, ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए, तो हम दवाइयाँ कब तक खाएँगे? तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बिल्कुल है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, जिसे हम कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर प्रत्यारोपण, जिसमें जो डैमेज लिवर है, उसको निकाला जाता है, वहाँ पे नया फंक्शनिंग लिवर बिठाया जाता है, वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है, लिवर सिरोसिस के और लिवर फेल्यूर के बाद की हम बात करें तो। ओके। डॉक्टर 2 चीज़ें आपने जो बताई उससे हुँ। मेरा सवाल होगा। पहला कि आपने कहा कि रिवर्स किया जा सकता है। क्या एक बार अगर रिवर्स हो गया तो वो वापस से आने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल रिवर्स होने के बाद वो दोबारा से आ सकता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह से खुद को वो जो फैक्टर्स हमने जो बताए उससे खुद को दूर रखता है। जैसे अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का सेवन नहीं ले रहे, अगर खाने-पीने की बात करें तो जैसे मैंने कहा जंक फूड का कंट्रोल कर रहे हैं और मोटापे जैसे एक्सरसाइज़, रूटीन एक्सरसाइज़ करना, वेट रिडक्शन अगर अगर उनको डेवलप नहीं हुआ दोबारा से, तो वो फैटी लिवर से बच सकते हैं। नहीं तो वापस से अगर वाप चेंजेस नहीं किए बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, से फैटी बिल्कुल लिवर आ आ सकता सकता है, है। बिल्कुल आ सकता है। दूसरी चीज़ आपने बात की डॉक्टर लिवर ट्रांसप्लांट की हाँ, कि हाँ, नया लिवर ही लगाना पड़ता है। हाँ। इसके बारे में ब्रीफली समझाइए कि कैसे लगता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, डोनर कहाँ से मिलते हैं, किसका लिवर ले सकते हैं, अच्छा, जिसके तो रिलेटेड? देखो ऐसा है कि जब लिवर डैमेज या लिवर सिरोसिस होता है, तो ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो जो उसकी ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल मैनेजमेंट तो है ही, जिसमें हम मेडिसिन से
या सपोर्टिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को स्टेबल रखते हैं। और जब परमानेंट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें जो डैमेज लीवर है उसको हम बॉडी से हटाते हैं और उसमें नया लीवर लगाते हैं। तो जो डोनर होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं डिसीज़ डोनर, जो हम कैडावर कहते हैं, जो डोनेट किया जाता है, और एक होता है लाइव डोनर। लाइव डोनर इन द सेंस फैमिली का ही कोई जो पर्सन होता है, जो रिलेशन होता है, वो उनके लीवर का सर्टेन पार्ट जो है, वो जो हम नापते हैं ऑपरेशन के पहले, वो देते हैं और वो हम जो पेशेंट है उनमें लगाते हैं। ओके, तो आपने फैमिली की बात की, तो हुँ। क्या मतलब कैसे लिया जाता है? क्या उनका लिवर अलग करके ले सकते हैं? हाँ, तो तो जिसका जैसे लिवर लिया वो वापस से ग्रो हाँ, हो तो जाएगा? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लिवर इट्स अ बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है। और ये दिस इज़ द ओनली ऑर्गन, मतलब एक पूरे बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो पूरी तरह रीजनरेट हो जाता है। ओके। तो जैसे अगर हम डोनर के लीवर का कुछ हिस्सा निकालते हैं, तो जो बचा हुआ जो लीवर है, वो पूरी तरह रीजनरेट हो जाता है, और जो हिस्सा हम निकाल के पेशेंट के अंदर लगाते हैं, वो लीवर भी रीजनरेट होके साइज़ में बढ़ जाता है। ठीक है। ओके। तो जैसे अब आपने डोनर से लिवर लिया, तो क्या उनके शरीर पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? जनरली कोई असर नहीं पड़ता है। सर्जरी जैसे देखो, कोई भी सर्जरी की तरह जो इनिशियल रिकवरी में जो आते हैं वही हाँ, होते हैं। जैसे दर्द होना घाव के वजह से 5 या 7 दिन में डोनर फिट हो जाते हैं। और अगर फीमेल है तो, अगर कोई फीमेल डोनर है तो शी कैन मैरी, वो शादी कर सकती है, उनकी जो फैमिली है उसको नॉर्मल लेडी की तरह आगे वो क्रिएट कर सकती है। और अगर मेल्स की, अगर जेंट्स की हम बात करें, तो वो उनके जॉब्स और एजुकेशन पूरी तरह से जैसे कोई आम इंसान करता है वैसे कंटिन्यू कर सकते तो हैं। उनके लेडीज़ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कोई कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन नहीं और होता। मर्दों में भी कोई कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई कोई इश्यूज कॉम्प्लिकेशन नहीं है? होते क्योंकि हैं। मोस्टली लोगों का रहता है हाँ, कि हाँ, लिवर हमारा निकल गया तो कहीं हाँ। बॉडी में कुछ नहीं, चेंजेस नहीं, वगैरह ना आ ऐसे जाए। ऐसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं जैसे होते। अगर आपने बात की कि लिवर हम डोनेट करते हैं, तो हुँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मरने के बाद अपना ऑर्गन हाँ, डोनेट जिसे कर हम दिया। कैडावरिक लीवर हाँ। डोनेशन कहते हैं, या डिसीज़ डोनर लीवर लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट। क्या आप उनमें चेक करते हैं कि इनका लिवर फिट है कि हम दूसरे में लगा सकते हैं? कई कुछ सा मैचेज़ होते हैं? देखो, ऐसा है कि डिसीज़ डोनर रहने दीजिए या लाइव डोनर रहने दीजिए। जब हम बात करते हैं कि क्या मैचिंग करना है, तो जनरली हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच हो रहा है, तो भी जिसे हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप नॉन मैचेबल, जैसे एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी करा जा सकता है। कई सारे टेस्ट जो हम अगर कैडावर या डिसीज़ डोनर की बात करें, तो कई सारे टेस्ट है जो पेशेंट होता है। जनरली ये पेशेंट आईसीयू में होते हैं, जिसे हम ब्रेन डेथ के बाद उन्हें ऑब्जर्व किए जाते हैं कि उनकी सुटेबिलिटी चेक करने के लिए। है कि नहीं? हाँ, और जो लाइव डोनर है, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, उनके लीवर के भी कई सारे टेस्ट होते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, लीवर का वॉल्यूम नापा जाता है, और लीवर फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है वो देखा जाता है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि ये डोनर सूटेबल है या नहीं नहीं है। है। तो डॉक्टर आपने ये बहुत ही अमेज़िंग चीज़ बताई है कि लिवर इतना मतलब सही ऑर्गन है हमारा कि अगर उसको हम थोड़ा-सा किसी को दे भी देते हैं, डोनेट भी कर हाँ, देते हैं, तो हाँ। वापस से बिल्कुल, रीग्रो कर जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इतने अमेज़िंग ऑर्गन का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो बिल्कुल। इसके बारे में लोगों को समझना चाहिए। आपने डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह की बात कर ली, तो पोस्ट ट्रीटमेंट केयर पर भी हम बात कर लेते हैं हुँ, कि हुँ। अगर ट्रीटमेंट हो गया, तो उसके बाद हमें किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है? हाँ, जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद, जैसे आपने शुरू में ही पूछ लिया कि सर, अगर फैटी लिवर दोबारा से हो सकता है क्या? तो ट्रीटमेंट होने के बाद भी हमें उन चीज़ों पे ख़्याल रखना है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट मैंने शुरू में भी स्ट्रेस किया है, डाइट। जैसे हमें जो ऑयली खाना है, जो हम ट्रांस फैट कहते हैं, या सैचुरेटेड फैट, या डीप फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम से कम होना चाहिए। हाई कार्ब डाइट, जैसे कि हम अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, हाई कैलोरी इंटेक हमारा कम होना चाहिए।
और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, ओके, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल जो हम दिनचर्या मॉडिफिकेशन या डाइटरी मेजर्स जो हम कह रहे हैं वो अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं आपके वेट को, वजन को, और फिर मोटापा आके फिर धीरे धीरे आपके बॉडी के हर हिस्से पे उसका इफेक्ट आने होता है। लगता है। तो आपने जैसे डॉक्टर कहा ना कि फूड डाइट बहुत ज़रूरी है हम्म, और हमारे लिए वेट मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। हम्म। कुछ ऐसे 5 सुपर फूड्स आप बताना चाहें जो हमारे लिवर के लिए एकदम वरदान है, जो हमें खाना चाहिए? देखो, अगर सुपर फूड्स की आप बात करो तो ऐसे कोई सुपर फूड्स मैं नहीं कहूँगा कि ये खाना ही चाहिए, बट हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि क्या नहीं खाना चाहिए, ओके। तो जैसे शुरू में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर फूड्स की और ड्रिंक्स की बात करें तो हमें अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स जो कंजम्पशन उस बंद करना चाहिए। कंजम्पशन, देखो बंद करना तो आज के समय में कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बट अल्कोहल तो ऑब्वियसली नो नो, बट कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन हमें कम से कम रखना चाहिए। और जो हाई कैलोरी, हाई कार्ब एंड जिसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है वो हमें कम से कम रखना चाहिए। और फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, उनका सेवन कम से कम रखना चाहिए। बाकी क्या खाना चाहिए उसमें अगर हम कहें तो देखो ऐसे है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एज़ अ होल जिसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनका सेवन हम कर सकते हैं। अगर हम वॉलनट की बात करें तो हम उसका सेवन कर सकते हैं जिसमें हमें और फिश, जिसमें फिश की बात करें तो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो अच्छे फैट्स होते हैं जो ओवरऑल बॉडी और लिवर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो हमें करना चाहिए। ग्रेट डॉक्टर, तो आपने बता दिया कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। हुँ, हमारे पास डॉक्टर कुछ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैं जो हुँ, लोगों के मन में अक्सर रहते हैं कि लिवर से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हुँ, हम ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हुँ, हैं। हुँ, तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा और एक लाइन में एक्सप्लेन भी करिएगा कि हुँ। खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो क्यों और क्यों नहीं? सबसे पहला है, कहा जाता है कि चाय पीना छोड़ देना चाहिए अगर लिवर की बीमारियों से बचना है तो। सच है या नहीं? देखो, चाय लीवर के लिए मैं नहीं ऐसे कहूँगा, बट ऐसा है कि चाय का जो सेवन है उसके वजह से एसिडिटी जो हम कहते हैं और इंडाइजेशन, उसके कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो वो चाय का सेवन कम से कम होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। ओके, कॉफ़ी। कॉफ़ी एक ऐसा मैं कहूँगा कि लीवर से जो अच्छा फैट है वो डिपॉज़िट होता है, जो जो फैट है उसको मोबिलाइज़ करता है, तो कॉफ़ी का सेवन लीवर के लिए अच्छा है। हमें अच्छा होता है। लेकिन सर कई बार क्या लोग कर देते हैं ना कि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा क्रीम मिला देते हैं। तो प्लीज़ बताइए कि किस मात्रा में हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए ताकि लिवर को फ़ायदा पहुँचे? देखो, अगर आप कहो तो हमारे लाइफ में जो हमारी जीवन शैली है उसमें जो भी चीज़ें हम कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, वो उनका सेवन तभी तक अच्छा है जब हम उनको लिमिटेड मात्रा में लेते हैं। जो हम कहते हैं कि ये अच्छा है और जब उसका सेवन हम ज़्यादा करने लगते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। अति किसी भी चीज़ के अच्छे नहीं हाँ, होते। अति किसी भी चीज़ के लिए नहीं, या वो चाय हो, कॉफ़ी हो या दूध हो या आप कहो पानी। पानी अब भी ज़्यादा पीने की वजह हाँ, से हाँ, बीमारियाँ हो कई जाती सारे हैं। इश्यूज़ आते हैं। हुँ। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ का सेवन जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें कॉफ़ी भी है। तो मतलब अगर एक दिन में कोई पीना चाह रहा है तो कितने कप कॉफ़ी ठीक है? देखो, 1 या 2 कप कॉफ़ी लेने से कोई हानि नहीं है, वो आप पी बिल्कुल सकते पी हैं। सकते हैं। ओके। घी। देखो, अगर घी की बात करें तो घी ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए, उनका अगर हम सेवन करते हैं तो ऑब्वियसली लीवर जो फैटी लिवर का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो ऑयल में सारे ऑयल्स, जैसे एक तो रिफाइंड ऑयल हो गया या हाँ, पाम ऑयल हो गया हाँ, और कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हो गया या फिर हाँ। नारियल का तेल हो गया। देखो, जो ऑयल्स जो है जैसे कि आप अगर बात करें तो हम ऑलिव ऑयल ले लीजिए या आप सनफ्लावर या सनफ्लावर ऑयल ले लीजिए, जिनमें हम कहेंगे कि जो अच्छा फैट जो होता है, पॉली सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनका प्रमाण ज़्यादा होता है,
वो ऑब्वियसली उनका सेवन रहेगा तो वो हमारे लीवर और पूरे बॉडी के लिए, हार्ट के लिए है अच्छा होता है। बट जो ऑयल जिनमें इनका जो प्रमाण है वो ज्यादा हो जाता ज़्यादा है। होता है, जिससे सैचुरेटेड फैट्स जो हम कहते हैं, तो उनका सेवन हमारे लिए अच्छा नहीं। और जैसे कि रिफाइंड ऑयल, जिनका मतलब हम रिफाइंड मतलब जो एक हीटेड टेम्परेचर पे उनको प्रोसेस कर दिया गया है, जिनका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो हाँ, गया। अल्ट्रा प्रोसेस, तो उनमें ये प्रोसेस के दौरान उनके अंदर का जो फैट जो है, पॉली सैचुरेटेड जो फैट्स है, उनका प्रमाण कम हो जाता है और सैचुरेटेड फैट्स बढ़ जाते हैं। तो वो और हम तो उसको फिर बार बार गर्म करके ही बार-बार खाते हैं, तो गरम वो करते हैं, पूरी वो तरह नहीं से करना नहीं चाहिए। करना। हाँ। ठीक है सर, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियंस हुँ, खाने को लेकर भी बोलते हैं कि लिवर से बचना है तो मीट, फिश और चिकन छोड़ दो या अंडा छोड़ दो। हुँ, तो हुँ। आपका क्या कहना है इस पर? देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको छोड़ दीजिए। जैसे अगर हम मीट की बात करें तो रेड मीट में ऑब्वियसली हमें सभी को पता है कि फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, और वो ऑब्वियसली बॉडी पे, लिवर पे या हार्ट पे, हर चीज़ पे जो हाई फैट कंटेंट है वो डिपॉजिट होने के वजह से दिक्कतें आती है। अगर फिश की कंपेयर टू रेड मीट अगर हम बात करें तो चिकन में वैसे तो फैट की मात्रा कम होती है, बट फिश नॉनवेज में अगर हम कहेंगे तो फिश सेफेस्ट है, बेटर है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे बॉडी के लिए सेफ होता है। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स? डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखो, मिल्क ले लीजिए या आप कर्ड ले लीजिए या योगर्ट ले लीजिए। वैसे तो अगर हम कहेंगे तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि किसी भी चीज़ का सेवन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो हानिकारक है। अगर लिमिटेड मात्रा में करते हैं तो हमारे लीवर के लिए उससे कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। और हाँ। नट्स और सीड्स? अगर नट्स की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप ग्राउंड नट ले लीजिए या आप कैश्यू वॉलनट, नट ले हाँ, लीजिए, cashew। जिसमें जो ऑयल है उसका जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसका सेवन हम बहुत ज्यादा ज़्यादा करें, करते हैं तो दिक्कत है। मतलब मूंगफली और काजू का सेवन थोड़ा सा लिमिटेड ना। लिमिटेड रहे, बाकी जैसे अखरोट, पिस्ता, अखरोट, वॉलनट, पिस्ता, बादाम, ये बिल्कुल, सेव। बिल्कुल ले सकते हैं। वही, लेकिन अगर इनका सेवन भी आपको ऐसे ही करना है, एज़ रॉ करना है, ऐसे नहीं कि आपने उसमें कैरेमल लगा लिया, आपने उनको सॉल्टेड कर लिया, तो फिर उसमें फिर सॉल्टेड के वजह से सॉल्ट का इंटेक आ जाता है। अगर आप कैरेमल लगाते हो तो अगर आर्टिफिशियल स्वीटनेस के वजह से वही है, कैलोरी इंटेक उसके बढ़ साथ जाता बढ़ है। जाता है। और सीड्स में? सीड्स में अगर देखो आप, अगर सीड्स यानी कि अगर आप मिलेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली मिलेट्स आर वेरी गुड, जिसमें अगर ज्वार, बाजरा, रागी की अगर आप बात करें तो उनमें जो उनकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसका कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण उसमें बहुत कम है, कंपेयर टू अगर आप गेहूं या व्हीट की बात करें तो वो लेने से काफी बेटर है। बेटर है। सीड्स में जैसे सर सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये बेटर है। बेटर है, बिल्कुल, हाँ, ठीक बिल्कुल। है, हाँ, ओके। हाँ। लास्ट है सर ब्राउन राइस और ओट्स। अच्छा, ब्राउन, देखो ऑब्वियसली ब्राउन राइस इज़ वो वही राइस जो हम कहते हैं कि जो अनपॉलिश्ड, या जिसमें राइस का जो हस्क होता है वो होता है, जो निकाला नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके लीवर को अगर हेल्दी बना के रखना है तो आपने ब्राउन राइस या ओट्स ही खाने हैं। हाँ, लेकिन उनका सेवन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो ओट्स में, और जो अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस है उसमें वो होते हैं, वो जो प्रोसेसिंग है उसमें वो नहीं निकलते हैं, तो उनका हमें बेनिफिट मिलता है। ओके। डॉक्टर, आपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से बता दिया कि खाने से रिलेटेड जो भी लिवर की हुँ, प्रॉब्लम रहती है, किससे बढ़ सकते हैं, किससे नहीं, और लिमिटेड मात्रा में खाएं तो हमारे लिए अच्छा है। हुँ। 2-3 चीज़ें हैं आजकल, जैसे लाइफस्टाइल है उसमें कॉर्पोरेट कल्चर, लोगों का काम वैसा हो गया है कि सिटिंग जॉब्स है, बैठे हुए रहते हैं, शिफ्ट्स अलग-अलग लगती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं लोगों की कि रात भर काम करते हैं और फिर दिन आपका है कि आप सो। तो इस तरह के जो लाइफस्टाइल वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और जिनकी नाइट शिफ्ट है, उनका क्या चांसेस है आगे चलकर लिवर खराब होने के? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या जो दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं उनका लीवर डैमेज ही होगा, नहीं, ऐसे नहीं है। बट ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट होता है तो जो
हमारा जो स्लीपिंग का पैटर्न है वो चेंज होता है, उसके वजह से खाने के जो हैबिट्स है वो भी चेंज होते हैं। तो अल्टीमेटली डाइजेशन में उसका इफ़ेक्ट आता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है। जब हमारा टाइम चेंज होता है, खाने का जो सेवन है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी एवरीथिंग चेंजेस। उसके वजह से जो असर आना है वो लिवर पे आ सकता है। और दूसरा आप कह रहे कि पूरा डेस्क जॉब होता है, तो डेस्क जॉब के वजह से लिवर प्रॉब्लम आएगा ऐसे मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि एक रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। भले आप डेस्क जॉब कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो मॉर्निंग, इवनिंग, तो आप लिवर प्रॉब्लम से बच बच सकते हो। सकते हैं, हुँ, ग्रेट। डॉक्टर एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लिवर की प्रॉब्लम हो तो गर्दन के पीछे काली काली लाइन पड़ने लगी हुँ, और मस्से दिखने लगे। हुँ, 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 तो हुँ। इसके अलावा ये होता है लिवर से रिलेटेड जुड़ा हुआ इस तरह के साइंस दिखते हैं? देखो ऐसा है कि लीवर से जुड़े हुए इसमें ये साइंस दिख सकते हैं, लेकिन कई और भी कारण हैं जिसके वजह से ये आ सकते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना या डायबिटीज होना या कोई स्किन के प्रॉब्लम है उसके वजह से भी ये आ सकते हैं। तो मैं ये प्योरली ऐसे नहीं कहूँगा कि ये है मतलब लीवर का प्रॉब्लम है है। करके। तो और क्या फेस और बॉडी में बदलाव दिखते हैं? बाहरी, जैसे कि हमने बात कर ली गर्दन पे हुँ, काली लाइन, तो हुँ। बाहरी कोई चेंजेस? बाहरी जैसे फेशियल पफीनेस हम कहते हैं, जैसे चेहरे पे हल्की सी सूजन होना, पैरों में सूजन होना, हल्का सा पीलापन आना, जैसे आँखें पीली पीली होना, ये जो चेंजेस है जब ये लीवर डैमेज होता है तब हमें पता चलती पता है। चलता है। तो हाँ, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना ध्यान चाहिए और रखना कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर से है। कंसल्ट बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, आप प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा कि ये लिवर की बीमारियाँ क्या हैं? क्यों होती हैं? इनके लक्षण क्या हैं? कैसे ठीक किया जा सकता है और कब लगता है कि अब डॉक्टर के पास जाने का समय हुँ, आ चुका है? थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर हुँ। दीजिएगा। आपने सर फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में तो बता ही दिया। उसके अलावा है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा सो बताइए। हेपेटाइटिस एक तरह का कीटाणु है जिसे हम वायरस कहते हैं, जो लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटिस ए और हेपेटिस ई, ये जो वायरस है, ये इसका इन्फेक्शन जो है वो खाने पीने से होता है, जो एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया इंडिया में बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फीवर आना, पीलिया आना, ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे जा सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट सपोर्टिव होती है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जो खाने-पीने का जो हमारा सेवन है, हम उसको अच्छा हाइजीनिक खाना खाएँ। और जैसे आपने बात करी, तो जैसे बाहर के जो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स जो होते हैं, ठेले होते हैं, वहाँ का खाने का सेवन कम रहे, अवॉइड ही किया जाए। और जो पानी है, पानी जो है वो अच्छा पानी होना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए। तो हेपेटिस ए और ई इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर हम बी और हेपेटिस सी की बात करें, तो ये भी लिवर का ही वायरस है। और ये कैसे होता है, ये बेसिकली ब्लड से जाता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है, या कोई अगर जो इंजेक्शंस की जो नीडल्स है वो शेयर अगर कोई कर रहा है, जो ड्रग एडिक्ट्स करते हैं, या पुराने ज़माने में जब डिस्पोजेबल सिरिंजेस अवेलेबल नहीं थे, तब एक ही सिरिंज या और नीडल से जब इंजेक्शन दिए जाते थे, उस टाइम पे हेपेटिस बी और हेपेटिस सी का काफ़ी फैलाव हुआ है। और दूसरा मदर से बेबी को जा सकता है। और चौथा मोस्ट कॉमन और एक रीज़न है, वो है बी और सी के लिए, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट इस अगर इसकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स की हम बात करें, तो जैसे ए और ई की मैंने बात कही, ये सेल्फ लिमिटेड होते हैं और इनसे रिकवरी हो जाती है 2 या 3 महीने में। और एक बार होने के बाद जनरली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आती है। लेकिन अगर बी और सी की अगर बात करें हम, तो ये अगर सही टाइम में अगर पकड़ा नहीं गया, तो लीवर परमानेंटली डैमेज होता है, जिसे हम अगेन लिवर सिरोसिस या लिवर फेल्यूर कहते हैं। इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये करनी चाहिए। और अगर लिवर सिरोसिस होता है तो फिर मुश्किलें बहुत हैं। ओके, लिवर सिरोसिस के बारे में बताइए सर। लिवर सिरोसिस जैसे हमने अभी पूरा इन डिटेल डिस्कस किया है, अल्कोहलिक
इटियोलॉजी है उसकी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, हिपैटिस बी, हिपैटिस सी। और ये जो बीमारियां है, ये अगर सही समय पे अगर पकड़ी नहीं गई और ट्रीट नहीं करी गई तो ये लिवर सिरोसिस में डेवलप हो सकती है। जैसे कि लिवर सिरोसिस मतलब लिवर का जो डैमेज होने के बाद लिवर में फाइब्रोसिस यानी कि स्कारिंग हो जाता है, लिवर का फंक्शन कम होने लगता है, और जिसके वजह से जॉन्डिस या पेट में पानी होना और कंफ्यूजन, ये सारी चीजें हो पाई सकता जा है। सकती हैं। दो और है सर, एक लिवर कैंसर और एक लिवर फेलियर। हाँ, सो लिवर कैंसर की अगर हम बात करें तो लिवर कैंसर सिरोटिक्स में जो सिरोसिस जिन पेशेंट्स में डेवलप हुआ है उनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए जो भी सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उनको रेगुलर चेकअप करना चाहिए। उनको हम सर्विलेंस यानी कि फॉलोअप सर्विलेंस पे रखते हैं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट है और कुछ इमेजिंग टेक्निक से यानी कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ताकि उनका जो लिवर कैंसर है वो जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके और वो जब सही समय पे उसकी ट्रीटमेंट हम कर पाए। और लिवर फेलियर। लिवर फेल्यूर की अगर बात करें तो हम, एक होता है एक्यूट लिवर फेल्यूर और एक होता है क्रोनिक लिवर फेल्यूर। एक्यूट लिवर फेल्यूर या मतलब पेशेंट वो हिपैटिस ए या ई से भी हो सकता है और बी और सी से भी हो सकता है, जिसमें लिवर का जो फेल्यूर है वो अचानक से कुछ समय में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ही पेशेंट का लिवर फेल हो जाता है और पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है और उसे आईसीयू में ट्रीटमेंट देके हमें रिकवर करनी पड़ती है। और क्रोनिक लिवर फेल्योर जैसे कुछ हम महीनों की बात करें, जैसे अल्कोहल और फैटी लिवर डिसीज, जिसे हम क्रोनिक लिवर डिसीज या सिरोसिस कहते हैं, उसके जो मैंने अभी हमने डिटेल में बात की चर्चा की भी है। उसके बारे में। हम्म। ओके। डॉक्टर, एक और मेरा आखिरी सवाल होगा, कुछ कुछ चीजें ही हैं, जैसे कि किस एज ग्रुप के बाद लिवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? किसी एज से हम लिवर की बीमारियों को नहीं लिमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने जो लिवर सिरोसिस या लिवर फेल्यूर के यंग पेशेंट्स भी देखे हैं, 30, 35, 40 ईयर ओल्ड, जो बहुत जल्दी ही दारू का सेवन शुरू कर देते हैं। और जैसे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, जैसे ओल्ड मिडल एज 50, 60, 70 एज ग्रुप में भी हम लिवर सिरोसिस देखते हैं। तो किसी एज ग्रुप पे मैं उसको लिमिटेड नहीं करना चाहूंगा। और मेल और फीमेल के लिए भी है कुछ अलग अलग? जनरली देखो, वैसे तो हम डिवाइड नहीं करना चाहे, लेकिन जो अल्कोहल का सेवन जो है वो ऑब्वियसली मेल्स में ज्यादा है, उसके वजह से जो लिवर सिरोसिस अल्कोहल रिलेटेड जो है वो मेल्स में ज्यादा होता है। होता है। हाँ। ठीक है। सर, पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बस एक छोटा सा मैसेज आप हमारी ऑडियंस को दे दीजिए कि इस तरह की बीमारी से खुद को बचाने के लिए अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाएं ताकि आगे चलकर ऐसा ना हो और खुद को बचा सके। देखो, लीवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। वो कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें शक्ति देता है, बॉडी के कई सारे फंक्शंस करता है और इसे हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करना और डाइट में हमेशा कंट्रोल रखना, और जो हमारे लीवर को बैडली अफेक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी इंटरव्यू में कही है, और अल्कोहल का सेवन कम से कम रखना, यही चीज़ें मैं दोहराना चाहूँगा। और जब भी आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स जो हमने कहा वो दिखाई देता है, आपने जल्द से जल्द सलाह करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने ये चीज़ बहुत सही की कि कुछ-कुछ चीज़ें हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस, डाइट है, एक्सरसाइज़ है, वेट मैनेजमेंट है। तो बिल्कुल। अगर हम इन 3 मेजर चीज़ों पर भी ध्यान दे देते हैं, तो लिवर से जुड़ी इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। और बिल्कुल। आपने बताया भी कि कितना अमेज़िंग ऑर्गन है ये, खुद ही हील भी हो जाता है, खुद ही ग्रो भी हो जाता है और ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करता है, सब चीज़ें आराम से धीरे-धीरे करते रहता है। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसका ख्याल रखें। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने लिवर हेल्थ के बारे में बहुत ही ब्रीफली अच्छे तरीके से बात की। आई होप डॉक्टर आपको भी इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में। नमस्ते, नमस्ते। एंड थैंक यू ऑडियंस कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। इसे शेयर ज़रूर करिएगा और इस तरह के और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।